नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सभी ठीक ठाक और कुशल मंगल होंगे। आज का वीडियो आप सभी स्टूडेंट्स के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाला है। आप लोग जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, कृषि पर्यवेक्षक, जेट, आईसीआर, बीएचयू या अन्य कोई एग्जाम, आई होप आप लोगों ने पूरा का पूरा सिलेबस अच्छे तरीके से पढ़ लिया होगा और अच्छे तरीके से समझ लिया होगा। आपने कई सारे क्वेश्चंस भी सोल्व किए होंगे, बट पता कैसे लगेगा कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है, मैंने कितना पढ़ा है, क्या मैं कृषि पर्यवेक्षक का एग्जाम पास कर पाऊंगा, क्या मैं जेट आईसीआर का एग्जाम पास कर पाऊंगा या कोई अन्य एग्जाम पास कर पाऊंगा। तो उसका पता आपको आज के इस वीडियो से लगने वाला है। कैसे? एक क्वेश्चन कोई मैंने नहीं बनाए हैं, एक क्वेश्चन आपके 11th एग्रीकल्चर की जो बुक है उससे उठाए गए हैं और सारे के सारे क्वेश्चंस एग्रोनॉमी के हैं, सस्य विज्ञान के हैं। करीबन करीबन 6 चैप्टर आपके 11th एग्रीकल्चर के अंदर हैं, एग्रोनॉमी सस्य विज्ञान के, वहां से क्वेश्चन लिए गए हैं। आपने देखा होगा कई सारे पिछले पेपर उठा के आप देखना, कई ऐसे क्वेश्चन है जो डायरेक्ट 11th 12th एनसीईआरटी की जो बुक होती है उसके पीछे जो आपके अब सद वाले क्वेश्चन दिए होते हैं उनमें से डायरेक्ट एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ लेता है और उनका आंसर हम गलत करके आते हैं। रीजन, क्योंकि हम उनको पढ़ते ही नहीं है, हम तो अलग ही चीजें पढ़ते हैं। बट मेरा कहने का मतलब यह है कि आप जब तैयारी करो तो आप एनसीईआरटी को साथ में लेकर चले, एनसीईआरटी के पीछे जितने भी क्वेश्चंस होते हैं उनको सोल्व करें, क्योंकि कई बार परीक्षाओं के अंदर वहां से क्वेश्चन पूछे गए हैं और आज के वीडियो में उनकी ही बात हम करने वाले हैं। वहां जो क्वेश्चन दे रखे हैं इतने ज्यादा हार्ड भी नहीं है और इतने ज्यादा इजी भी नहीं है, लेकिन हमें आने चाहिए। पता लगाने के लिए आप क्या करो, एक खाली पेज लो, उसमें 1 2 3 4 5 इस तरीके से क्वेश्चन की संख्या डालो, उनके सामने आप आंसर लिखते हुए चलना, ए बी सी डी। जो मैं बताऊं वो नहीं। कौन से वाले? जैसे मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा, ऑप्शन पढ़ूंगा, उसके बाद आप सोच लेना कि आपका आंसर क्या है, उसको अपने पेज में नोट कर लेना और एंड में पता करना कि आपके टोटल क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चंस के आंसर सही निकले हैं। इससे आपको खुद का पता लगेगा कि हाँ यार, आपको 11th 12th एनसीईआरटी को कितने अच्छे से आपने पढ़ा है, आपकी तैयारी कितने अच्छे से चल रही है, ये वो क्वेश्चन है जो आपको बताएंगे। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। शुरू करने से पहले जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, पास में जो बेल आइकन है उस पर क्लिक करें ताकि आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक बार सारे के सारे स्टूडेंट कमेंट बॉक्स में जय जवान जय किसान जरूर लिखे। यू कैन डू इट, आप बन सकते हो कृषि पर्यवेक्षक, आप एग्जाम फाइट कर सकते हो और आप इन क्वेश्चन के आंसर भी सही दे सकते हो। सबसे पहला क्वेश्चन बिल्कुल इजी और सिंपल सा क्वेश्चन है, भारत में कितने प्रतिशत आबादी कृषि पर निर्भर करती है? क्या पूछा गया है, भारत की कितनी प्रतिशत आबादी कृषि पर निर्भर करती है। अब मैं आपसे कहूंगा कि एक क्वेश्चन इस तरीके से नहीं होना चाहिए, एक क्वेश्चन होना चाहिए कि भारत की कितनी प्रतिशत आबादी कृषि व कृषि उद्योगों पर निर्भर करती है। बट 11th एनसीईआरटी में यही लिखा हुआ है तो मैंने यही आपको दिया है। बट इस क्वेश्चन को किस तरीके से होना चाहिए कि भारत की कितनी प्रतिशत आबादी कृषि और कृषि उद्योगों पर निर्भर करती है। ऑप्शन आपके पास है 50, 90, 70 या 30। तो राइट आंसर आपका यहां पर क्या हो जाएगा कि भारत की 70% आबादी किस पर निर्भर करती है, तो कृषि और कृषि उद्योगों पर। लिख लेना अच्छे से, कृषि व कृषि उद्योगों पर, इन पर निर्भर करती है भारत की जनसंख्या, आबादी कितनी, 70%। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, किस नदी के शोध द्वारा प्रमाणित हुआ है कि प्राचीन काल से ही भारत में एक साथ 2 फसलें उगाई जा रही है। इसका मतलब यह है कि एक वर्ष में आपने देखा होगा कई सारे, भाई आजकल तो हम क्या करते हैं, रबी खरीफ जायद तीनों ऋतुओं की फसलें ले लेते हैं, अधिकतर 2 की तो लेते ही लेते हैं, रबी और खरीफ की, ठीक है। बट स्टार्टिंग में पहले एक ही फसल लिया करते थे, लेकिन हमें कौन सी नदी के शोध से पता लगा कि 2 फसलें ली जा रही है, कौन से देश में? ऑप्शन आपके पास है, सॉरी मतलब ऑप्शन कौन सी नदी के शोध से, गंगा, यमुना, कावेरी, सरस्वती। आंसर क्या है? सरस्वती है। देखो एक वैज्ञानिक है डॉक्टर के.एल. मेहरा, इन्होंने शोध किया और शोध करने के बाद इन्होंने बताया कि भारत एकमात्र ऐसा देश है
जो एक वर्ष में, कितने वर्ष में, एक वर्ष में 2 फसलें लेता है। कितनी फसलें लेता है? 2 फसलें लेता है। मतलब समझे, भारत ही एक ऐसा कंट्री है जो स्टार्टिंग से एक वर्ष में 2 फसलें उगाता था। ये किससे पता लगा? तो सरस्वती नदी का जो शोध किया गया, डॉक्टर के.एल. मेहरा ने बताया है। ठीक है, आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, अर्थवेद में जानकारी दी गई है। आपने देखा होगा कि हमारी कृषि का इतिहास काफी अच्छा है, काफी समय पहले से कृषि की जा रही है। ये मैंने आपको जो पशुपालन विज्ञान का जो पहला वीडियो था उसके अंदर भी बताया था। तो यहां पर आपसे पूछा जा रहा है कि अर्थवेद में जानकारी किसकी दी गई है? क्या पादप अंकुरण के बारे में जानकारी दी गई है, या पादप सुरक्षा के बारे में जानकारी दी गई है, या सिंचाई की जानकारी दी गई है, या पादप वृद्धि की जानकारी दी गई है? आंसर दीजिए, क्या होगा राइट आंसर? यहां पर जो राइट आंसर होगा आप लोगों का वो क्या होगा? जो अर्थवेद है इसमें पादप सुरक्षा की जानकारी दी गई है। तो हम कह सकते हैं कि कृषि काफी पुराने समय से चली आ रही है, इसीलिए तो अर्थवेद में इसकी जानकारी दे रखी है। मतलब वो पादप सुरक्षा के बारे में भी वो लोग जानते थे कि किस तरीके से हमें पौधे को प्रोटेक्शन देना है, किस तरीके से हमें कीटों से बचाना है, कैसे रोगों से बचाना है, इनकी जानकारी अर्थवेद में दे रखी है। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद जो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 आता है वो है कृषि उपकरण। अंडरलाइन करना, कृषि उपकरण एवं मौसम पूर्वानुमान का उल्लेख किस प्राचीन ग्रंथ में मिलता है? क्वेश्चन भी एनसीईआरटी का है। ऑप्शन, क्या ऋग्वेद में मिलता है, ऋग्वेद की रचनाओं में, या फिर अथर्ववेद में मिलता है, या फिर वृक्षावेद में मिलता है, या फिर वाराहमिरी में मिलता है? उसका जो राइट आंसर है वो ग्रंथ है कौन सा? वाराहमिर। इसके अंदर किसके बारे में? एक तो कृषि उपकरण के बारे में और मौसम पूर्वानुमान के बारे में जानकारी दे रखी है। कृषि उपकरण जो हम खेती में काम में लेते हैं, मौसम पूर्वानुमान जो पहले ही बता दिया जाता है। आपने देखा होगा मोबाइल के अंदर भी आता है, मेट्रोलॉजिकल वेदर जिसको हम देखते हैं, ठीक है, कि हाँ 3 दिन तक इस जगह पे इतनी बारिश होगी। मौसम पूर्वानुमान 3 प्रकार से किया जाता है, एक तो लघु और एक मध्यम और एक दीर्घ। ठीक है, आगे वो पढ़ेंगे हम मेट्रोलॉजी के अंदर, क्लाइमेट और मौसम वाले चैप्टर के अंदर। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है, भारत में कृषि का इतिहास पुस्तक के लेखक कौन थे? क्वेश्चन भी आपके 11th एनसीईआरटी से लिया गया है। क्वेश्चन क्या है? कृषि का इतिहास पुस्तक के लेखक कौन थे? डॉक्टर बीपी पॉल, या डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन, या डॉक्टर एम एस रंधावा, या डॉक्टर वर्गीस कुरियन? क्या होगा राइट आंसर? तो आप लोगों का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? डॉक्टर एम एस रंधावा। इन्होंने कौन सी पुस्तक लिखी है? तो कृषि का इतिहास, हिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर। बात करें डॉक्टर बीपी पॉल, तो ये आईसीआर के प्रथम महानिदेशक जिन्होंने गेहूं पर काफी ज्यादा शोध कार्य किए, अगर आपको याद हो तो गेहूं पर काफी ज्यादा शोध कार्य किए किन्होंने? डॉक्टर बीपी पॉल ने। बात करें डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन, इनको कौन नहीं जानता, सब जानते होंगे। जो हरित क्रांति है, क्या है? हरित क्रांति, इसके जो जनक कहा जाता है भारत के अंदर, वो किसको कहा जाता है? डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन को कहा जाता है। याद रखना, हरित क्रांति के जनक भारत में। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें वर्ल्ड में, तो वर्ल्ड में हरित क्रांति के जनक कौन है? डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉग है। कौन है? डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉग है। तो आपको अच्छे से याद रखना है डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन को भी। डॉक्टर एम एस रंधावा का अभी हमने जाना। डॉक्टर वर्गीस कुरियन की बात करें तो व्हाइट रेवोल्यूशन, सफेद या श्वेत क्रांति से संबंधित, दुग्ध रेवोल्यूशन से संबंधित। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल सा है, फिप्स प्रयोगशाला की स्थापना बिहार में कब की गई है? तो ये की गई है सन 1905 में। कब की गई है? 1905 में। देखो 1904 में क्या हुआ? भारतीय कृषि बोर्ड बना और उसके बाद फिप्स प्रयोगशाला की स्थापना बिहार के दरभंगा जिले में गंडक नदी के किनारे पर की गई थी। और याद रखना, इसी को क्या कहा जाता है? तो इसी को कहा जाता है फिप्स ऑफ यूएसए के नाम से भी इसको जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अब तक क्वेश्चन नंबर 6 आप कर चुके हो और उम्मीद करता हूं 6 क्वेश्चन के आंसर अगर आपने सही दिए हैं तो आपकी जो तैयारी है बिल्कुल अच्छे से चल रही है, आपकी जो डायरेक्शन है वो बिल्कुल अच्छी है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, जलवायु शब्द की उत्पत्ति किस भाषा शब्द से हुई है?
अब सेम यही क्वेश्चन आपसे जेट के पेपर में पूछा गया था, जो एग्जामिनर ने डायरेक्ट 11th एनसीईआरटी के पीछे जो क्वेश्चन दे रखे थे उनसे उठाया था। कई बच्चों का आंसर गलत गया था। तो यहां पर आपके पास ऑप्शन है ग्रीक, लैटिन, अरेबिक या इनमें से कोई नहीं। क्या बताना है? जलवायु शब्द की उत्पत्ति बतानी है। तो जलवायु शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के कौन से शब्द से हुई है? तो क्लाइमा शब्द से हुई है। किससे हुई है? क्लाइमा से हुई है। याद रखोगे, जो जलवायु है ये खुद दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। जलवायु क्या है? जल प्लस वायु। कहने का मतलब है इन दोनों का जो मेल मिलाप है वही क्या है? जलवायु है। आगे डिटेल में जानेंगे, वैसे मैंने पढ़ा रखा है इसको भी आपको। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, विश्व मौसम विज्ञान संगठन का कार्यालय कहां पर स्थित है? एक क्वेश्चन भी 11th एग्रीकल्चर एनसीईआरटी से लिया गया है। जिनेवा, नीदरलैंड, भारत, अमेरिका। राइट आंसर क्या होगा? जिनेवा हो जाएगा। इसके अलावा नीदरलैंड से भी क्वेश्चन बनता है, तो सबसे बड़ी फूलों की मंडी है। इसके अलावा जो एचएफ गाय है आपके हॉलिस्टन फ्रीजियन, इसका ओरिजिन भी क्या है? हॉलैंड, नीदरलैंड है। और फूलों की मंडी कहां पर है? नीदरलैंड में। तो याद रखोगे। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन इंपोर्टेंट है। मध्यवर्ती प्रदीप्त कालिक पौधे में पुष्पन के लिए प्रकाश की अवधि की आवश्यकता होती है? आपको याद हो, फोटो पीरियडिज्म प्रदीप्त कालिता के आधार पर पौधों को अलग अलग भागों में बांटा गया है। उनकी यहां पर हम बात कर रहे हैं। आपसे पूछा जा रहा है मध्यवर्ती, कहने का मतलब है मीडियम, जो मीडियम प्लांट है, मीडियम डे प्लांट। कहने का मतलब है तीन तरीके के होते हैं। एक तो एसडीपी होता है, शॉर्ट डे प्लांट, और एक आपके एलडीपी होता है, लॉन्ग डे प्लांट, और एक होता है आपके मध्यवर्ती, जिसको हम बोलते हैं एमडीपी, आप बोल सकते हो मीडियम डे प्लांट। आई होप आपको याद होगा। और एक और होता है जिसको बोलते हैं डीएनपी, डे न्यूट्रल प्लांट। क्या होते हैं समझाऊंगा, पहले इस क्वेश्चन का आंसर समझते हैं। 8 से 10 घंटे, 12 से 14 घंटे, 8 घंटे से कम या 14 घंटे से ज्यादा। आंसर आप दोगे इसका, कैसे दोगे? एसडीपी प्लांट वो होते हैं शॉर्ट डे प्लांट, जिनको अपनी पुष्पन क्रिया के लिए 8 घंटे से कम प्रकाश की आवश्यकता पड़ती है। वैसे पादप को लघु दिवसीय पादप हम कहते हैं। अगला आता है एमडीपी, जो हमारे पास क्या है? मीडियम डे प्लांट है, जिसको मध्यवर्ती पादप बोलते हैं। ऐसे पादप होते हैं जिनको 12 से 14 घंटे प्रकाश की आवश्यकता चाहिए। एलडीपी क्या होते हैं? लॉन्ग डे प्लांट, जिसको 14 घंटे से ज्यादा प्रकाश की आवश्यकता चाहिए। डीएनपी क्या होते हैं? ऐसे प्लांट जिनको कोई फिक्स नहीं है, जिनको हम दिवस निष्प्रभावी पादप बोलते हैं, जिसके अंदर टमाटर, बैंगन आदि या सूरजमुखी भी आता है, जो तीनों ऋतुओं में कभी भी उगाया जा सकता है। तो यहां पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 12 से 14 घंटे हो जाएगा। और आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि बाजरे की कम अवधि तथा शीघ्र पकने वाली किस्में, बाजरे की कम अवधि तथा शीघ्र पकने वाली किस्म कौन सी है? RHB 171। अब देखो ना, अगर आप तो यहां आप बाजरे की 4-5 किस्में याद कर सकते हो, क्योंकि सारी बाजरे की दे रखी है, तो अच्छे से समझना। RHB 171, GHB 538, HHB 67, RHB 173। तो यहां पर जो HHB 67 है, ये क्या है? कम अवधि वाली किस्म है और शीघ्र पकने वाली किस्म है। इसके अलावा और भी एक किस्म आती है जिसको बोलते हैं RHB 177। ये भी किस्म कैसी है? शीघ्र पकने वाली और कम अवधि वाली किस्म है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, अधिकतम तापमापी पर कितने सेल्सियस पैमाने का मात्रक अंकित होता है? तापमान को मापने के लिए थर्मामीटर का प्रयोग हम करते हैं। इसके अलावा आपने 11th में पढ़ा होगा अधिकतम तापमापी और न्यूनतम तापमापी, सूक्ष्म बल्क तापमापी, ठीक है, इस तरीके से। तो अधिकतम तापमापी पर जो पैमाना अंकित होता है उस पे कितना होता है ये आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए -35 डिग्री सेल्सियस से प्लस 55 डिग्री सेल्सियस, 35 डिग्री सेल्सियस से -55 डिग्री सेल्सियस, प्लस 35 डिग्री सेल्सियस से प्लस 55 डिग्री सेल्सियस, उपयुक्त सभी। क्या होगा राइट आंसर? कमेंट कीजिए, जल्दी से आंसर दीजिए। आंसर क्या हो जाएगा? -35 से प्लस 55 डिग्री। कहने का मतलब है अधिकतम तापमापी हमें कहां तक का तापमान बता सकता है? तो 55 डिग्री सेल्सियस तक का, और इधर माइनस में बात करें तो -35 तक का आपको बता सकता है। यह आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, वायुमंडलीय दाब की प्रचलित इकाई कौन सी है? ऑप्शन है मिलीबार,
मिलीलीटर, क्यूबिक मीटर और सेंटीमीटर। देखो जो ये आप आंसर दे रहे हो ना, बिल्कुल 100% अच्छे तरीके से और सही तरीके से देना, वहां पर कोई देखने वाला नहीं है, बट आप खुद देखना, समझना कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है। एक पेज ले लो खाली, उसमें 1 2 3 4 5 इस तरीके से नंबर ऑफ क्वेश्चन डालो, उसके सामने पहले ही आंसर लिख लेना, उसके बाद में जो राइट आंसर मैं बता रहा हूं वो लिख लेना। फिर पता करना कि आपके टोटल क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन के आंसर सही निकले हैं। वाकई में इससे पता लग जाएगा कि आपने एनसीईआरटी को कितना अच्छे से पढ़ा है, कितने अच्छे से आप एनसीईआरटी को ले रहे हो या कुछ और ही पढ़ रहे हो। ठीक है, इन सब बातों का पता आपको इन क्वेश्चन से लगेगा। अगर आपके सारे क्वेश्चन सही जाते हैं तब भी आप मुझे कमेंट करके बताना कि सर मेरे इतने क्वेश्चन में से इतने क्वेश्चन के आंसर सही निकले हैं, या मेरे पूरे के सही निकले हैं, या मेरे तो सही नहीं निकले, जो भी होता है पूरी ईमानदारी के साथ। ठीक है, आगे बढ़े। तो यहां पर जो वायुमंडली की जो प्रचलित इकाई है वो क्या है, मिली बार है। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, मृदा आयतन का कितना प्रतिशत आयतन ठोस पदार्थ से घिरा हुआ है। अब देखो सोइल साइंस में आपके लिए पढ़ा रहा हूं, करीबन 4 वीडियो लेक्चर मैंने आपको प्रोवाइड करवाए हैं। कई बच्चों को मृदा विज्ञान समझ में नहीं आता है, लेकिन अगर आप लोगों ने उन वीडियोस को अच्छे से देख लिया ना, गारंटी देता हूं अच्छे से समझ में आएगा, क्वेश्चन गलत नहीं होगा। वहीं से क्वेश्चन लिया गया है, ठोस पदार्थ का कितना आयतन गिरा हुआ रहता है, लगभग 50%, लगभग 25%, लगभग 5% या लगभग 100%। तो आंसर क्या है, लगभग 50%। कैसे यार, मैंने मृदा आयतन या कंपोजिशन को कुछ इस तरीके से समझाया था आपको। हमने बोला था कि 50% तो क्या होते हैं, रंध्रावकाश होते हैं। क्या होते हैं, रंध्रावकाश होते हैं, मतलब छिद्र होते हैं। इसके अलावा 50% हमारे पास ठोस भाग होता है, और इस ठोस भाग में याद रखना, हमारे पास जो है इस ठोस भाग में, इस ठोस भाग की अगर मैं बात करूं तो इस ठोस भाग में आपने देखा हो तो हम इसमें क्या करते हैं, 45% तो खनिज पदार्थ की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, खनिज, जो भी ठोस है। इसके अलावा 5% हमारे पास ऑर्गेनिक मैटर आता है। तो देखो 45 और 5 मिलकर ठोस भाग बनाते हैं। इसके अलावा जो हमारे पास 25% है, 25% तो क्या है, मृदा, रंध्रावकाश में वायु है, और 25% क्या होता है, मृदा जल होता है। तो ये भाग ठोस नहीं है, बाकी ये दोनों भाग ठोस हैं। तो याद रखोगे, क्वेश्चन कई तरीके से बनते हैं यहाँ पर। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, मृत्तिका कणों का व्यास कितना होता है। सोइल साइंस में बताया था कि जो मृदा के कण होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं मेनली। एक होता है सैंड, ठीक है, फिर आता है सिल्ट, फिर आता है क्ले, इसके अलावा एक सॉइल हम पढ़ते हैं जिसको बोलते हैं दोमट। बाकी ये 3 इंपोर्टेंट है जो आपको याद रखने होते हैं। यहाँ पर सबसे ज्यादा जो साइज होती है, साइज वो किसकी होती है, सैंड की होती है, 2 मिलीमीटर से भी अधिक होती है। इसके बाद सिल्ट आता है, इससे थोड़ा छोटा, फिर आता है क्ले जो बारीक होता है। तो यहाँ पर क्ले को ही मृत्तिका बोला जाता है। और मृत्तिका कणों का व्यास आपसे पूछा जा रहा है 0.002 मिलीमीटर से कम, 0.002 मिलीमीटर से अधिक, 1 मिलीमीटर से 1.20 मिलीमीटर तक, या 0.25 से 0.5 मिलीमीटर। आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 0.002 मिलीमीटर से क्या होती है, कम होती है। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, पौधों का कितना प्रतिशत भाग जल से निर्मित होता है। क्वेश्चन भी बड़ा सिंपल है और 11th एग्रीकल्चर से लिया गया है। तो कितना प्रतिशत भाग होता है भाई, ऑप्शन है 50, 95, 25 से 35 और 100। राइट आंसर क्या होगा, फटाफट कमेंट कीजिए, या फटाफट आपने अगर नोटबुक में वाकई पूरी ईमानदारी से अगर आप नोट कर रहे हो तो आंसर दीजिए फटाफट, क्या होगा राइट आंसर। चलिए बात करते हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा, एक प्लांट के अंदर करीबन 70 से 95% क्या होता है, वाटर होता है, जल होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से पौधों के लिए महत्वपूर्ण जल है। अब एक क्वेश्चन भी मैंने आपको सोइल साइंस में पढ़ाया था। क्या पूछा जा रहा है, महत्वपूर्ण जल कौन सा है। जल के प्रकार आपको दे रखे हैं, आओ देखो कौन कौन से। एक तो आसुत जल आपको दे रखा है, आर्द्रताग्राही जल आपको दे रखा है, इसके अलावा केसीय जल आपको दे रखा है, और स्वतंत्र जल आपको दे रखा है। हमने जल को कुछ इस तरीके से एक डायग्राम से मैंने आपको समझाया था।
आप लोगों को याद होगा ये क्या था, ये सोइल पार्टिकल था। क्या था? सोइल पार्टिकल, मृदा का कण था। इसके बाद मैंने आपको समझाया था कि एक बाहरी इस तरीके से परत बना के रहता है, बिल्कुल लेयर बना के, वो आपके क्या था, हाइग्रोस्कोपिक वाटर था, और बीच में यहाँ पर क्या था, आपके कैपिलरी वाटर था। आंसर दीजिए क्या होगा जो पौधों के लिए महत्वपूर्ण है, आंसू जल, आर्द्रताग्राही, केसीय या स्वतंत्र। तो राइट आंसर क्या होता है, केसीय जल होता है, जो इस तरीके से यहाँ पर भरा हुआ रहता है। और ये जो बाहर परत आपको दिखाई दे रही है, ये आपके आर्द्रताग्राही जल होता है, याद रखोगे। आगे बढ़े, इसके अलावा बड़े बड़े जो सॉइल पार्टिकल्स है, इनके बीच में जो जल होता है वो स्वतंत्र जल होता है, या उसको ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं, फ्रीडम वाटर भी बोलते हैं, जो नीचे जमीन में चला जाता है। और डिटेल में सॉइल साइंस के अंदर मैं आपको पढ़ा चुका हूं। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। खड़ी फसल की मृदा में CO2 की मात्रा प्रति मृदा की अपेक्षा होती है। अभी क्वेश्चन भी सॉइल साइंस का है, पहले पढ़ाया हुआ है। ऑप्शन है लगभग 10 गुनी, लगभग 2 गुनी, लगभग बराबर, या लगभग 20 गुनी। सबसे पहले तो आपको मुझे कमेंट करना है, अगर आप लोगों ने वो वीडियो देखा होगा तो आपको मुझे ये बताना है कि मृदा में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी है और वायुमंडल में कितनी मात्रा है, ये आपको मुझे बताना। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो क्या है, लगभग 10 गुना होता है। खड़ी फसल की मृदा में CO2 की मात्रा प्रति मृदा की अपेक्षा, कहने का मतलब है सीधा सीधा वायुमंडल से पूछ रहा है ये, मृदा से नहीं, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। पौधों की वृद्धि के लिए आवश्यक पोषक तत्व कितने होते हैं। अब इसी क्वेश्चन को कई तरीके से घुमाकर पूछा जा सकता है। आपको याद होगा कितने होते हैं, तो 17 होते हैं। अगर हम बात करें आर्नोन स्वाट के अनुसार तो 16 थे, फिर नया खोजा गया जिसको नाम दिया निकिल, और ये किसने खोजा था, ब्राउन व इसके सहयोगियों ने 1987 में खोजा था। अलग अलग क्वेश्चन इस तरीके से बनते हैं कि बताइए नवीनतम पोषक तत्व कौन सा है, निकिल है। आर्नोन स्वाट के अनुसार पोषक तत्वों की संख्या कितनी है, तो 16 है। वर्तमान में पोषक तत्वों की संख्या कितनी है, तो 17 है। याद रखोगे, क्वेश्चन इंपोर्टेंट है और यहां से कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 आता है, पौधों के लिए आवश्यक पोषक तत्वों का पुनः परिष्कृत कब किया गया। भैया आपने याद हो तो 3 मापदंड दिए गए थे आर्नोन स्वाट के अनुसार, और उन तीनों को नए तरीके से वहां पर प्रस्तुत किया गया था। तो कब किया गया था, तो याद रखना ऑप्शन है 1949, 1939, 1954, 1960। भाई 1939 में तो प्लांट न्यूट्रिएंट के बारे में बताया, एसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट, ठीक है। और 1954 में जो 3 मापदंड दिए गए थे उनको अच्छे तरीके से रिन्यू किया गया। कब, सन 1954 में। 3 मापदंड कौन से थे। पहला मापदंड बताया गया था कि पौधे किसी भी पोषक तत्व की कमी होने पर अपना जीवन चक्र पूरा नहीं कर सकते। अच्छा, जीवन चक्र का मतलब क्या होता है। जीवन चक्र का मतलब होता है कि पौधा सबसे पहले उगेगा, फिर उसके बाद वेजिटेटिव ग्रोथ करेगा, वानस्पतिक वृद्धि करेगा, फिर उसमें फूल आएंगे, फिर बीज बनेंगे। अगर ये सारी की सारी क्रियाएं वो अच्छे से करता है तो हम कहेंगे कि जीवन चक्र पूरा हो जाता है। अगर 17 में से एक की भी कमी हो जाएगी तो जीवन चक्र पूरा नहीं होगा। ये पहला मापदंड था किसका, आर्नोन स्वाट का। दूसरा क्या था कि किसी एक की कमी होने पर दूसरा उसको पूरा नहीं कर सकता। नाइट्रोजन की कमी हो गई तो मैग्नीशियम पूरा नहीं कर सकता। थर्ड क्या था कि कोई भी प्लांट न्यूट्रिएंट डायरेक्ट पौधे की उपापचय क्रियाओं में भाग लेता है सीधा ही। तो ये तीनों मापदंड भी आपको याद रखने हैं। मृदा में गतिशील पोषक तत्व कौन कौन से हैं या कौन सा है, इनमें से आपसे पूछा जा रहा है। मिट्टी में देखो गतिशीलता के आधार पर एक तो हम बात करते हैं पादपों के अंदर और एक बात करते हैं मृदा के अंदर। जो प्लांट न्यूट्रिएंट वाला चैप्टर है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहां पर आपसे मृदा वाला पूछा जा रहा है, जस्ता है, फॉस्फोरस है, नाइट्रेट है या तांबा है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, नाइट्रेट हो जाएगा। जो नाइट्रेट है मृदा में गतिशील पोषक तत्व है, मतलब मिट्टी में क्या करता है, गति करता है। अगला क्वेश्चन आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 21। द्वितीयक पोषक तत्व कौन सा नहीं है। द्वितीयक पोषक तत्व कौन सा नहीं है, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस या पोटेशियम या उपरोक्त में से कोई नहीं। फटाफट आंसर दीजिए, क्या होगा राइट आंसर। तो यहां पर जो राइट आंसर होगा वो हमारे पास होगा डी, उपरोक्त सभी। भाई इनमें से कोई सा भी नहीं है द्वितीयक। अगर आपको याद हो तो इस तरीके से हम क्लासिफिकेशन करते हैं। टोटल जो 17 एलिमेंट हैं इनको मैं 3 भागों में बांटता हूं। कितने भागों में बांटता हूं, सॉरी 2 भागों में बांटता हूं। एक तो हम बात करते हैं किसकी, मैक्रो की, मतलब इनको गौण पोषक तत्व, मुख्य पोषक तत्व कहा जाता है। एक होता है माइक्रो, जिसको सूक्ष्म पोषक तत्व बोलते हैं। और यहाँ पर मैक्रो को भी मेरे पढ़ाने का तरीका कुछ इस तरीके से है कि मैं इनको 3 भागों में बांट देता हूं। एक तो होते हैं संरचनात्मक,
एक होते हैं प्राथमिक प्राइमरी और एक होते हैं सेकेंडरी मतलब द्वितीय। संरचनात्मक CHO कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन होता है। प्राइमरी की बात करें तो NPK होता है, ठीक है। सेकेंडरी की बात करें तो कैल्शियम मैग्नीशियम और सल्फर होता है। याद रखोगे तो देखो कैल्शियम मैग्नीशियम सल्फर में से कोई सा भी ऑप्शन में नहीं है, यहाँ तो तीनों ऑप्शन NPK के मतलब प्राथमिक के, तो राइट आंसर क्या होगा, उपयुक्त सभी होगा। बाकी जो बचे हुए हैं 8 ये 9 थे और ये जो 8 बचे हुए हैं ये क्या है, सूक्ष्म है। आगे बढ़े, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन, कोशिका की ऊर्जा मुद्रा कौन सा तत्व है, मतलब एनर्जी करेंसी कौन से प्लांट न्यूट्रिएंट को कहा जाता है जिससे पौधे को एनर्जी मिलती है, ऊर्जा मिलती है। ऑप्शन है पोटेशियम, फॉस्फोरस, बोरान और जिंक। क्या होगा राइट आंसर, इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, फॉस्फोरस। जो फॉस्फोरस है इसको ऊर्जा मुद्रा पोषक तत्व के रूप में जाना जाता है, जो पौधे में एनर्जी को प्रोवाइड करवाता है एटीपी और एडीपी के रूप में। आगे बढ़ते हैं, इसके अलावा पोटेशियम से रंध्रों को खोलने में मदद करता है, क्वेश्चन पूछा गया है। जिंक से खेरा रोग होता है, कई सारे क्वेश्चन यहां से बनते हैं। बोरोन सब्जियों में स्वाद बनाता है, वो सब मैं आपको प्लांट न्यूट्रिएंट में पढ़ाऊंगा अगर आप लोग मुझे कमेंट कर दोगे, ठीक है। आपको कमेंट करना है कि सर हमें ये टॉपिक पढ़ना है, वही टॉपिक आपको पढ़ा दिया जाए। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, पौधों की पुरानी पत्तियों पर कौन से पोषक तत्व की कमी के लक्षण दिखाई देते हैं। भाई जो प्लांट होता है इस तरीके से, ठीक है। अब पुरानी पत्तियां, यहां वाली जो पत्तियां हैं इन पर कौन से पोषक तत्व की कमी के लक्षण दिखाई देते हैं। मैग्नीशियम मोलिब्डेनम, कैल्शियम बोरान, फेरस मैग्नीज, सल्फर या क्लोरीन। तो राइट आंसर इसका क्या होगा, मैग्नीशियम और मोलिब्डेनम की कमी के जो लक्षण हैं वो कहां पर दिखाई देते हैं, पौधे की पुरानी पत्तियों पर दिखाई देते हैं। ऐसे ही अगर मैं बात करूं बिल्कुल शीर्ष पे, तो शीर्ष पे दिखाई देते हैं कैल्शियम व बोरोन के। इसके अलावा हम बात करें, यहाँ लोहा है, मैग्नीज है, सल्फर है, क्लोरीन है, तो यहाँ पर जो पत्तियां हैं इनके लक्षण इस तरीके से यहाँ पर दिखाई देते हैं, ये आपको याद रखना है। बिल्कुल मध्य में कोई किसके दिखाई देते हैं, तो जिंक की कमी के लक्षण दिखाई देते हैं, याद हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैग्नीशियम की कमी दूर करने के लिए मैग्नीशियम सल्फेट की प्रति हेक्टेयर मात्रा कितनी लेंगे, कितनी आवश्यकता होती है, 10 से 20 किलो प्रति हेक्टेयर, या 20 से 25 किलो प्रति हेक्टेयर, या 25 से 50 किलो प्रति हेक्टेयर, या 10 किलो से कम। क्या होगा इसका राइट आंसर, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है हमारे पास वो क्या हो जाएगा, 25 से 50 किलो प्रति हेक्टेयर हमें डालना है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए भाई अच्छे तरीके से। वैसे जो पीडीएफ फाइल है मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। वैसे क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे, जो 11th एनसीईआरटी की बुक है उसके पीछे दे रखे हैं सारे के सारे क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 24। अमोनियम सल्फेट की तुल्यांकीय अम्लीयता क्या होती है। अब अगर आप लोगों को तुल्यांकीय अम्लीयता नहीं पता तो आप आंसर नहीं दे सकते। तुल्यांकीय अम्लता का मतलब यह होता है कि मान लो मैंने मिट्टी में कोई एसिडिक क्या डाला, फर्टिलाइजर डाला, तो हमारी जो मिट्टी है वो कैसी हो जाएगी, वो भी एसिडिक हो जाएगी सॉइल, ठीक है। अब ये एसिडिक हो गई, अब इसको वापस ठीक करना है, मतलब क्या करना है, इसको उदासीन करना है। तो उदासीन करने के लिए जितनी मात्रा में उर्वरक की डालूंगा, अदर उर्वरक की, उसको कहा जाता है तुल्यांकीय अम्लीयता। जैसे कि आओ ये उदाहरण है, इससे अच्छे से समझ में आएगा। 93, 110, 80 या 128, क्या होगा राइट आंसर। क्या पूछा जा रहा है, अमोनियम सल्फेट की तुल्यांकीय अम्लीयता। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, 110 किलो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसमें कैल्शियम कार्बोनेट डालना पड़ेगा, किसकी, अमोनियम सल्फेट को उदासीन करने के लिए। ऐसे यूरिया डालना पड़ेगा कितना, 80 किलो, याद रखोगे। यहाँ 93 अमोनियम क्लोराइड डालना पड़ेगा। तो अलग अलग चीजें हैं, बट आपको भी इतना याद रखना है कि तुल्यांकीय अम्लीयता क्या होती है, और इसका राइट आंसर क्या होगा, 110 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, जिप्सम में कैल्शियम की मात्रा कितनी होती है। एक क्वेश्चन भी कई बार आपसे एग्जाम में पूछा गया है, 29.2%, 19.5%, 39% या 26.5%। तो क्या हो जाएगा, जिप्सम में जो कैल्शियम की मात्रा है वो कितनी होती है, 29.2% होती है। आई होप आपको याद हो गया होगा। जिप्सम मोस्ट इंपोर्टेंट है और जिंक की कमी के लक्षण पौधे के मध्यम भागों पर दिखाई देते हैं। अगला क्वेश्चन, सरल या एकल उर्वरक का उदाहरण है।
राइट आंसर तब दे पाओगे जब आपको पता होगा कि सर सरल या एकल उर्वरक क्या होते हैं। ऐसे फर्टिलाइजर जिनमें प्राइमरी न्यूट्रिएंट, कहने का मतलब है जिनमें प्राथमिक पोषक तत्वों में से कोई एक पोषक तत्व उपस्थित होना चाहिए। प्राथमिक कितने हैं? 3 है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास। मतलब इन तीनों में से एक ही अवेलेबल होगा, ऐसे फर्टिलाइजर को क्या बोलेंगे? सरल या एकल उर्वरक कहा जाता है। अब देखना, आप खुद आंसर दोगे। आओ देखो इधर, यहां क्या लिखा हुआ है? पोटेशियम सल्फेट लिखा हुआ है, तो मतलब इसमें पोटेशियम की मात्रा है। यहाँ अमोनियम फॉस्फेट लिखा हुआ है, कहने का मतलब है इसमें सल्फर की भी है। यहाँ अमोनियम फॉस्फेट, कहने का मतलब है इसमें नाइट्रोजन प्लस आपके पास फॉस्फोरस की मात्रा है। इसके अलावा डायमोनियम फॉस्फेट, इसमें भी क्या है? नाइट्रोजन है, फॉस्फोरस है। उपरोक्त सभी ठीक है। अब देखो, यहाँ ये 2 अवेलेबल है, यहाँ 2 है, यहाँ पर पोटेशियम और सल्फर है, बट यहाँ एक ही एक ऐसा पोषक तत्व है जो क्या है? प्राथमिक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पोटेशियम सल्फेट हो जाएगा। भाई एकल या सरल उर्वरक क्या होते हैं? ऐसे उर्वरक होते हैं जिनमें प्राथमिक पोषक तत्वों में से सिर्फ एक ही पोषक तत्व उपस्थित हो। ऐसे उर्वरकों को सरल या एकल उर्वरक कहा जाता है। समझ में आ रहा है? चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। उम्मीद करता हूं क्वेश्चनों के आंसर सही दे रहे होंगे आप लोग। अगला क्वेश्चन, पेड़ व पौधों में औसत जल कितना पाया जाता है? वापस रिपीट हुआ है बट ऑप्शन अलग है, याद हो गया होगा। 90% इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर ऐसी क्लास आपको और भी चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बता देना, ये क्लास आपके लाइव कर दी जाएगी, लाइव क्लास आपके ले ली जाएगी, जिसमें आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करवा दी जाएगी। लेकिन ये तब होगा जब आप लोग इस वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें, क्योंकि जितना ज्यादा शेयर करोगे, जितने ज्यादा लोग देखेंगे, उतना ही मजा मुझे पढ़ाने में आएगा और उतना ही मजा आपको आएगा। सिर्फ आपको लाइक शेयर करना है। मैं बोलता हूं लाइक शेयर करने के लिए 100 में से 5 बच्चे लाइक और शेयर करते हैं, ऐसा नहीं करना है। अगर आप किसी कोचिंग में पढ़ते हो तो वहां भी हमें फीस देनी पड़ती है, यहाँ फीस नहीं चाहिए, यहाँ पे आप लोगों का प्यार चाहिए, कमेंट और शेयर के रूप में। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, पौधों में स्फीति कोशिका विभाजन और प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक अवयव कौन सा है? क्या मृदा है, क्या खाद है, क्या जल है, क्या वायु है? तो याद रखना, तो स्फीति टर्जिटी जो है, टर्जिटी सेल जो है, और एक प्रकाश संश्लेषण, इनके लिए जो आवश्यक है वो क्या है? जल आवश्यक है, जल इंपोर्टेंट। अगला क्वेश्चन है, पौधे की पत्तियों के पर्णरंध्रों के माध्यम से पानी के उत्सर्जित करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? इस क्वेश्चन में गारंटी देता हूं 50% बच्चे गलत आंसर देंगे, क्योंकि ऑप्शन ही ऐसा दे रखा है। क्या पूछा जा रहा है कि जो पत्तियों के जो रंध्र होते हैं, रंध्र आपने देखे होंगे, कुछ इस तरीके की संरचना किसकी होती है? रंध्रों की होती है, और इन रंध्रों के द्वारा क्या होती है? जल की हानि होती है। मतलब क्या होगा? इस तरीके से जल बाहर जाएगा। इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? ये आपसे पूछा जा रहा है। ऑप्शन है वाष्पीकरण, वाष्पोत्सर्जन, अवशोषण या वर्षण। राइट आंसर इसका क्या? वाष्पोत्सर्जन है। अच्छा सर, वाष्पीकरण क्या होता है? तो समझना, ये कोई प्लांट हमारे पास यहाँ पर उगा हुआ है, ठीक है, ये जमीन है, इधर हमारे पास ये एक क्या है? तालाब है। अच्छे से समझा रहा हूं, डिटेल से समझना। अगर इन पत्तियों के द्वारा जल की हानि होती है तो ऐसी क्रिया को वाष्पोत्सर्जन बोलते हैं। इसके अलावा अगर जमीन से जल की हानि हो या किसी पानी के तालाब से जल की हानि हो तो उसको बोलते हैं वाष्पीकरण। क्या बोलेंगे? वाष्पीकरण। कहीं बच्चों को कहीं दिनों तक, कहीं सालों तक समझ में नहीं आता है, समझने की कोशिश करना, बिल्कुल सिंपल है। अगर पौधे की पत्तियों के द्वारा, तने के द्वारा, किसी के भी द्वारा अगर जल का उत्सर्जन या जल की हानि हो रही है तो वाष्पोत्सर्जन होता है। इसके अलावा मिट्टी के द्वारा या डायरेक्ट जल के द्वारा तो होता है वाष्पीकरण। अवशोषण क्या होता है? जड़ों के द्वारा पानी को ग्रहण करना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, जिन नहरों में हमेशा पानी बहता है उन्हें क्या कहते हैं? अनित्यवाही, नित्यवाही, एनीकट या झरने? तो जिनमें हमेशा पानी बहता रहता है उन्हें नित्यवाही नहरें कहा जाता है, और इन्हीं को बारहमासी नहरें भी हम बोलते हैं। अनित्यवाही जिनमें सिर्फ पर्टिकुलर टाइम पर पानी बहता है। अगला क्वेश्चन, ऐसे जल स्रोत जिसमें सीढ़ियां बनी होती हैं उसको क्या कहा जाता है? क्या पक्का कुआं उसको हम बोलेंगे, या कच्चा कुआं उसको हम बोलेंगे, या नलकूप बोलेंगे, या बावड़ी बोलेंगे? तो आपने देखा होगा जो बावड़ी होती है वो कुछ इस तरीके की होती है। कैसी होती है? इस तरीके की। उसमें क्या बनी होगी? सीढ़ियां बनी होती है इस तरीके से, ठीक है, और यहाँ बीच में होता है पानी। तो जो सीढ़ियां बनी होती है, और राइट आंसर क्या हो जाएगा? बावड़ी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अनावश्यक जल को खेत से निकालने की क्रिया को क्या कहा जाता है?
ऑप्शन है आपके पास जल मांग, जल निकास, जल संग्रहण, जल प्लावन। राइट आंसर क्या हो जाएगा? जल निकास हो जाएगा, वाटर ड्रेनेज हो जाएगा। इसमें हम क्या करते हैं, जो खेत में अतिरिक्त जल भरा हुआ होता है उसे बाहर निकाल देते हैं। अगर बाहर नहीं निकालोगे तो क्या होगा? फसल गल जाएगी, फसल नहीं है तो खरपतवार उगेंगे, ठीक है, मृदा आपकी खराब होने लग जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है भू परिष्करण कितने प्रकार का होता है? टिलेज की हम बात कर रहे हैं, आपने पढ़ा भी होगा 5 2 3 1। क्या होगा आंसर? आंसर होगा 2 प्रकार का, एक तो होता है प्राथमिक और एक होता है द्वितीयक। वो टिलेज के अंदर मैं आपको पढ़ाऊंगा। अगला क्वेश्चन है केंद्रीय कृषि इंजीनियरिंग संस्थान की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1950, 1956, 1976, 1986। राइट आंसर क्या होगा? 1976 कहां पर हुई थी? तो भोपाल में हुई थी। कहां पर हुई थी? भोपाल के अंदर। और क्वेश्चन आपसे पहले भी पूछा गया है। अगला क्वेश्चन, देसी हल का भाग नहीं है। अच्छा, देसी हल की जो जानकारी है, हड़प्पा मोहनजोदड़ो की जो खुदाई हुई थी उनमें इसके अवशेष मिले थे। और देसी हल का भाग कौन सा नहीं है? सू नहीं है, हरीस नहीं है, पेडल नहीं है, या हत्ता नहीं है। आपने देखा होगा देसी हल कुछ इस प्रकार का होता है। कैसा होता है? कुछ इस प्रकार का क्या होता है? देसी हल होता है, आपने देखा होगा इस तरीके का, ठीक है। तो यहाँ पर ये वाला जो भाग होता है इसको तो हरीस हम बोलते हैं, ठीक है। ये वाला जो भाग है इसको क्या बोलते हैं? इसको हत्ता हम बोलते हैं। इसके अलावा ये वाला जो भाग है इसको सू बोलते हैं, जिस पर आगे क्या लोहे की फाल या सेर लगी होती है जिससे खुदाई होती है। पेडल, पेडल नहीं होता, तो यहाँ पर जो भाग नहीं है वो क्या नहीं है? पेडल नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है मोल्ड बोर्ड हल का उपयोग कौन से कार्य के लिए किया जाता है? बुआई के लिए, कटाई के लिए, मिट्टी पलटने के लिए, या समतल करने के लिए? समतल के लिए लेवलर जो आता है उसको हम काम में लेते हैं। कटाई के लिए हार्वेस्टर आता है। बुआई के लिए सीड ड्रिल आती है। तो यहाँ पर जो मिट्टी पलटना है, जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? मिट्टी पलटने के लिए मोल्ड बोर्ड प्लाउ। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, कंबाइन का कार्य क्या है? कंबाइन आप लोगों ने देखी होगी, जो स्टूडेंट गांव से बिलोंग करते हैं उनको याद होगा। अच्छा, जब गांव में कंबाइन आती है ना, तो कुछ पंजाबी थे, उनसे मेरी बातचीत हुई तो बताते हैं कि यार आपके राजस्थान में एक समस्या है। क्या समस्या है? कि आपके राजस्थान में एक भी ऐसा गांव नहीं है जिसके अंदर से कंबाइन मशीन निकल सके, मतलब इधर से उधर जा सके। क्यों? क्योंकि सड़कें क्या है? छोटी छोटी है। लेकिन अगर आप कभी हमारे पंजाब हरियाणा में आओ, वहां पर एक भी ऐसा गांव नहीं है जिसमें से मशीन नहीं निकलती हो। सड़कें चौड़ी है, आपने देखा होगा पंजाब हरियाणा से काफी ज्यादा कंबाइन आती है हार्वेस्टिंग के टाइम पर। तो यहाँ पर बात करें कंबाइन का कार्य क्या है? जुताई करना, कटाई एवं मंडाई करना, बुआई करना, या उपरोक्त सभी। क्या होगा राइट आंसर? क्या जुताई करता है कंबाइन? नहीं करता। क्या बुआई करता है? नहीं करता। क्या कटाई और मंडाई करता है? तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? कटाई एवं मंडाई हो जाएगा कंबाइन का कार्य। जुताई नहीं करता है, बुआई भी नहीं करता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, ट्रैक्टर चलित हेरो में कितने डिस्क लगे होते हैं? हेरो आपने देखा होगा कुछ इस तरीके से क्या डिस्क लगे होते हैं, इस तरीके से क्या लगे होते हैं? डिस्क लगे होते हैं। याद रखोगे तो आपसे पूछा जा रहा है कि जो ट्रैक्टर चलित जो हेरो होता है इसमें कितने डिस्क लगे होते हैं? ऑप्शन है 2 से 4, 3 से 4, 2 4 से 10, या 4 से कम। तो इसका राइट आंसर होता है 4 से 10 लगे होते हैं। कुछ लोग ज्यादा भी लगवा लेते हैं, आगे 4 पीछे 9 है ना, इस तरीके से 9, तो 4 से 10 लगे होते हैं। और ये खरपतवारों को बिल्कुल अच्छे तरीके से काट देता है, नष्ट कर देता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अच्छा, ये क्वेश्चन फिनिश हो गए, 38 क्वेश्चन थे। इसके अलावा एक और क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं जो 11th एनसीईआरटी का ही है, क्वेश्चन नंबर 39। इसका आंसर आपको मुझे कमेंट बॉक्स में देना है। क्वेश्चन है अग्रिम कलिका पर, अग्रिम कलिका पर कौन से पोषक तत्व, कौन से पोषक तत्व की कमी के लक्षण दिखाई देते हैं? ऑप्शन ए आपके पास है फॉस्फोरस, कैल्शियम, पोटेशियम और मॉलिब्डेनम। इसका आंसर आपको मुझे कमेंट बॉक्स में देना है। तो आई होप दोस्तों आप लोगों को अच्छे तरीके से वीडियो समझ में आया होगा।
इसके आगे के क्वेश्चन अगर आपको चाहिए तो आप मुझे कमेंट में कमेंट कर देना, कमेंट बॉक्स में आपको आंसर दे दिया जाएगा और वीडियो आपको प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। भाई अभी तो सिर्फ हमने बात की है किसकी, 11th एग्रीकल्चर के अंदर सिर्फ एग्रोनॉमी की, इसके अलावा हॉर्टिकल्चर भी है और एनिमल भी है, उनके भी क्वेश्चन मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, साथ में 12th के भी प्रोवाइड करवा दूंगा। इससे होगा क्या कि आपकी तैयारी बहुत अच्छे से हो जाएगी, क्योंकि कई बार वहां से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। अब आपको कमेंट करके बताना है कि आपके टोटल 38 में से कितने क्वेश्चंस के आंसर सही निकले हैं और कितने क्वेश्चंस के आंसर गलत निकले हैं। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें, और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। पास में जो बेल आइकन है उस पर क्लिक करें ताकि आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। मुलाकात करेंगे अगले वीडियो में, तब तक आप सभी को मेरा राम राम, नमस्कार, जय जवान जय किसान, जय हिंद, बाय बाय।